दोस्तों नवीन ग्लोबल स्टडी में एक बार फिर से आपका बहुत वेलकम है। दोस्तों जीवनी के सेशन में हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। तो चलिए जानते हैं कि आज हमारे जो अतिथि हैं वो हैं अरविंद घोष जी। तो अरविंद घोष जी ने जीवन में क्या कुछ खास किया है दोस्तों, तो चलिए जानते हैं उनके बारे में। दोस्तों ये हैं अरविंद घोष। अरविंद घोष का जन्म 15 अगस्त 1872 को कोलकाता बंगाल के एक संपन्न परिवार में हुआ था। दोस्तों उनके पिता डॉक्टर कृष्णधन घोष ने महज उन्हें 7 वर्ष की उम्र में ही लंदन भेज दिया था ताकि वह उच्च कोटि का शिक्षा प्राप्त कर सके। दोस्तों इसके द्वारा शीघ्र ही अंग्रेजी भाषा में सिद्धहस्ता प्राप्त की गई। वह लैटिन, ग्रीक और फ्रांसीसी भाषा में भी वे पारंगत हो गए। दोस्तों आईसीएस की परीक्षा में यह अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुए, लेकिन घुड़सवारी की परीक्षा में असफल करार दिए गए। दोस्तों यह माना जाता है कि ऐसा उन्होंने जानकर ही किया था। वह भारतीय सिविल सेवा में अंग्रेजों की चाकरी नहीं करना चाहते थे। साथ ही वह स्पष्ट रूप से यह जताकर अपने पिता के हृदय को ठेस भी नहीं पहुंचाना चाहते थे। उनके पिता तो उन्हें पूरी तरह से अंग्रेजी के रंग में ही देखना चाहते थे। आईसीएस के लिए भी पिता ने ही प्रेरित किया था। दोस्तों महाविद्यालय में उपचार्य। भारत वापसी पर अरविंद घोष को बड़ौदा नरेश ने अपने यहाँ निजी सचिव के रूप में नियुक्ति प्रदान की। दोस्तों तदंतर में इनकी प्रकांड विद्वता को देखते हुए उन्हें बड़ौदा महाविद्यालय में उप आचार्य पद पर भी सुशोभित किया गया। दोस्तों यहाँ इनकी जिंदगी के सुख साधना के बीच इत्मीनान से गुजर रही थी, लेकिन किस्मत ने इनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। दोस्तों वर्ष 1906 में जब बंगाल विभाजन के खिलाफ आंदोलन हुआ तब अरविंद वडोदरा में अध्यापन का कार्य त्याग कर कोलकाता आ गए। दोस्तों और सक्रिय राजनीतिक में भाग लेने लगे। उन्होंने कर्मयोगी तथा वंदे मातरम पत्र निकालकर अपने इरादे स्पष्ट कर दिए कि वह भविष्य में किस पद को चुनने वाले हैं। दोस्तों 13 वर्ष का बड़ौदा प्रवास उनके लिए निर्णायक साबित हुआ था। उनके द्वारा संस्कृत सहित अन्य भारतीय भाषाओं एवं उपनिषदों का गहन अध्ययन किया गया था। दोस्तों उन्होंने अपने देश की दास्ता असहनीय लगने लगी थी। इस कारण वह राजनीति की ओर आकृष्ट भी हुए थे। दोस्तों कांग्रेस के संबंध में उनकी सोच थी कि उनकी विचारधारा में धीमापन है और देश को आज़ाद होने में काफ़ी समय लग सकता है, ऐसा वे मानते थे। दोस्तों इस दौरान उनके छोटे भाई वीरेंद्र घोष ने एक क्रांतिकारी दल का गठन किया जो सशस्त्र युद्ध लड़कर भारत को आज़ाद कराने का ख्वाब बुन रहा था। अरविंद भी उस ख्वाब से बेजार नहीं रहे। दोस्तों वह भी राजनीतिक में सक्रिय हिस्सेदारी करने लगे। अरविंद मुकदमे में निर्दोष कैसे छूट गए। सन 1907 में हुए अलीपुर बम कांड में अन्य 33 आरोपियों के साथ अरविंद घोष भी पकड़ा गए थे। उन पर भी मुकदमा चला था। न्यायालय में उनकी पैरवी प्रसिद्ध नेता बैरिस्टर चित्तरंजन दास ने की थी। इस कांड में अनेक अभियुक्तों को फांसी हुई थी। कुछ को आजीवन कारावास के लिए अंडमान भेजा गया था। अरविंद घोष को बेगुनाह करार देकर छोड़ना पड़ा। माना जाता है कि अरविंद को बेगुनाह छोड़ा जाना चित्तरंजन दास द्वारा की गई बेहतरीन पैरवी का ही नतीजा था। संभव है कि यह बात सच हो, किंतु कुछ असर इस तथ्य का भी रहा हो सकता है कि न्यायाधीश बीच क्राइस्ट इंग्लैंड में अरविंद घोष के सहपाठी रह चुके थे। न्यायाधीश ने उस समय के अरविंद का व्यक्तित्व अपने जेहन में रखा होगा। दोस्तों योग साधना की ओर झुकाव। यह अभियोग तकरीबन 1 वर्ष तक चला। इस समय में अरविंद को अलीपुर जेल में रहना पड़ा। वहाँ उनका चिंतन परिवर्तन में परिवर्तित हो गया। उनका झुकाव अध्यात्म व योग साधना की तरफ हो गया। भारत की आज़ादी के बजाय वह अब मनुष्य से उच्चतर अति मानव के विकास की साधना में लग गए। अब वे पूर्ण स्वतंत्रता के साम्राज्य की स्थापना करना चाहते थे। दोस्तों जेल से रिहा होकर छिपकर वह फ्रांसीसी बस्ती चंद्रनगर और वहां से पांडिचेरी चले गए। पांडिचेरी भी फ्रांसीसी प्रदेश था। अरविंद का विश्वास था कि अंग्रेजी सरकार अपने राज्य क्षेत्र में उन्हें आज़ाद नहीं रहने देगी। कोई न कोई बहाना बनाकर फिर से उन्हें कारावास में डाल देगी। दोस्तों सन 1919 अप्रैल का समय था जब वह पांडिचेरी पहुंचे थे। दोस्तों आश्रम का निर्माण।
दोस्तों पांडिचेरी आकर अरविंद ने राजनीतिक छोड़ दी और योग साधना में जुट गए। वहां उन्होंने मकान का किराए पर ले लिया जिसमें 5-7 साथी साधक के रूप में निवास करते थे। उनका यह समय आर्थिक कठिनाइयों से गुजर रहा था। प्राथमिक रूप से उनका यही साधना का आश्रम था। अब दोस्तों एकांत बना प्रिय। अब अरविंद लोगों से बेहद कम मिलने जुलने लगे दोस्तों। अपने साथियों से भी उनकी मुलाकात महज भोजन के वक्त ही होती थी। पूरा समय एकांत में साधना में ही गुजर रहा था। जेल की एकांत कोठरी से बचने के लिए उन्होंने खुद को अपने साधना कक्ष में ही कैद कर लिया था। माना जाता है कि पांडिचेरी आने के पश्चात वह पांडिचेरी से बाहर तो कभी गए ही नहीं, अपने आश्रम से बाहर नहीं गए। आश्रम में वह ज़्यादातर समय अपने कक्ष में ही रहते थे। उनकी भेंट केवल श्री माँ तथा कुछ ही भक्तों से होती थी। वर्ष में 2-3 दिन ही वह सामान्य जन से भेंट करते थे। यह मर्जी से उनका अपनाया गया ताउम्र एकांत कारावास ही था, जिसे तप अथवा साधना का नाम दिया गया था। अरविंद का विवाह श्रीमती मृणालिनी देवी से हुआ था। पांडिचेरी आने पर यह रिश्ता मृतप्राय हो गया। एक फ्रांसीसी महिला अपने पति और परिवार को त्याग कर पांडिचेरी आ गई और उन्होंने आश्रम का कार्य संभाल लिया। अरविंद का कहना था कि वह महायोगिनी है। आश्रमवासी उन्हें श्री माँ कहकर संबोधित करते थे। उन्हें अरविंद भी काफी सम्मान देते थे दोस्तों उच्च कोटि का साहित्य। आखिर अरविंद की साधना क्या थी? उन्होंने विपुल साहित्य की रचना की, आध्यात्म पर काफी कुछ लिखा। सावित्री नाम का एक आध्यात्मिक महाकाव्य अंग्रेजी में लिखा। आश्रम में एक विद्यालय चलता था जहाँ की शिक्षा बेहद बढ़िया मानी जाती थी। अरविंद का मानना था कि इंसान को साधना करके अति मानव बनना है। उसी के लिए उसका संपूर्ण प्रयास था। वक्त गुजरने के साथ साथ अरविंद आश्रम की प्रसिद्धि बढ़ती गई। विद्वान साधक ही नहीं, सामान्य जन भी वहां आने जाने लगे। बड़े बड़े उद्योगपति भी श्रद्धालु बनकर आने लगे। भौतिक संपदा की दृष्टि से भी आश्रम एक करिश्माई विस्तार हुआ। सर अकबर हैदरी जैसे लोग भी उनके भक्तों में से थे। आश्रम की व्यवस्था दोस्तों आश्रम की व्यवस्था भी उच्च कोटि की थी। अरविंद और श्री माँ के दर्शन करने वाले लोगों के अतिरिक्त अनेक साधक घर बार त्याग कर साधना करने हेतु अस्थायी रूप से आश्रम में आ गए थे। उनके भोजन की व्यवस्था हेतु एक विशाल भोजनालय बनाया गया, जहां नियमित रूप से प्रतिदिन भोजन पाने वालों की संख्या 2500 तक पहुंच गई थी दोस्तों। भोजन सादगीपूर्ण एवं पौष्टिक होता था। साधकों को उनकी योग्यता और पसंद के मुताबिक कार्य सौंपा जाता था, जिसे वे निष्ठापूर्वक करते थे। इस प्रकार आश्रम की व्यवस्था में सभी साधकों का योगदान रहता था दोस्तों। आश्रम के कई विभाग थे। विद्यालय के अतिरिक्त निजी छापाखाना था, जहां अरविंद साहित्य छपता था। कृषि विभाग था, जहां अन्न, सब्जियां, फल उत्पन्न किए जाते थे। उद्योग विभाग था, जहां कागज, कपड़ा, अगरबत्तियां व हस्तशिल्प की वस्तुएं निर्मित होती थी। खेल के लिए मैदान था, तारन ताल भी। क्रीड़ा मैदान में ध्यान का कार्यक्रम होता था। एक चिकित्सालय भी था। संपूर्ण व्यवस्था ही उत्कृष्ट थी। 5 दिसंबर 1950 को अरविंद घोष का पांडिचेरी में देहांत हो गया था दोस्तों। उनकी एक सुंदर समाधि वहां बनाई गई, जिसे प्रतिदिन ताज़ा फूलों से सजाया जाता है दोस्तों। साधक साधिकाएं तथा भक्तगण वहां बैठकर शांति और प्रेम महसूस करते हैं। यह अभी भी आश्रम में वही व्यवस्थाएं जारी है दोस्तों। चित्तरंजन दास की भविष्यवाणी दोस्तों जब कोलकाता में सन 1909 में सत्र न्यायाधीश श्री सीपी बिचक्रास्ट की अदालत में अलीपुर बम कांड की पैरवी चल रही थी, तब अरविंद घोष का पैरवी करते हुए उसके वकील श्री चित्तरंजन दास ने कहा था, मुझे यकीन है कि जब यह विवाद मुख्य खामोशी में अदृश्य हो जाएगा, जब संपूर्ण कोलाहल और आंदोलन विस्मृति के गर्भ में डूब जाएगा और खुद मेरा पक्षकार यह शख्स इस दुनिया से विदा ले चुका होगा, तब यह देशभक्त कवि के रूप में याद किया जाएगा, एक इंसानियत के पुजारी के रूप में याद किया जाएगा, राष्ट्रीय एकता के देवदूत के रूप में यह प्रसिद्धि पाएगा। उस वक्त जब यह शख्स इस दुनिया में नहीं रहेगा, इसकी वाणी न महज पूरे भारत में बल्कि
अनंत काल तक संपूर्ण विश्व में गूंजा करेगी दोस्तों। 34 अभियुक्तों में से सरकारी गवाहों तथा 4-5 अभियुक्तों के अलावा सभी को न्यायाधीश बीचक्राफ्ट ने सजा सुनाई थी, लेकिन अरविंद घोष को बेगुनाह मानकर रिहा कर दिया गया था दोस्तों। इससे सभी को विस्मय हुआ, आश्चर्य हुआ। श्री चित्तरंजन दास ने कैसे इतनी सटीक भविष्यवाणी कर दी थी? क्या उन्हें तभी अरविंद घोष के भीतर चल रही उथल पुथल का अंदाजा हो गया था? क्या यह वाकई एक रहस्य नहीं है दोस्तों? कुशल प्रबंध श्री मां अरविंद घोष की मौत के बाद अनेक वर्षों तक श्री मां अरविंद आश्रम की देखरेख करती रही। उन्होंने ऑरोविल नाम की एक आध्यात्मिक बस्ती बसाई, जिसमें विभिन्न देशों के साधक आकर बस गए और एक नए समाज के गठन में अपना योगदान प्रदान किए दोस्तों। सन 1973 में श्री मां की भी मृत्यु हो गई। आश्रम वासियों का कथन है कि प्रतिवर्ष दर्शन दिवसों पर आने वाले दर्शनार्थियों की भीड़ बढ़ती जा रही है। आश्रम में दाखिला चाहने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि नए साधकों का प्रवेश ही बंद कर दिया गया है, क्योंकि उतने लोगों के रहने, भोजन आदि का इंतजाम करना आश्रम के समझ से बाहर है। तथापि अरविंद घोष द्वारा स्थापित आश्रम आज भी आध्यात्मिक ज्ञान की रोशनी बिखेर रही है दोस्तों। इससे स्पष्ट होता है कि अरविंद घोष ने अपने जीवन काल में महामानव बनने का मंत्र पा लिया था दोस्तों अरविंद घोष जी का जीवन परिचय आपको कैसा लगा? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर करें, और अच्छा लगे तो 1-2 अपने प्यारे दोस्तों को शेयर कर दें। दोस्तों अपना बहुत ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुभ रात्रि।